देखो अब जो एक्वायर्ड कॉजेज हैं उसमें हाइपोक्सिया आ गया, इस्चीमिया आ गया, केमिकल एजेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, फिजिकल एजेंट हो गए, माइक्रोबियल एजेंट हो गए, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट हो गए, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और एजिंग, ये सारे हो गए एक्वायर्ड कॉजेज। आया समझ में? जी सर। यस सर। अब एक्वायर्ड कॉजेज में देख लो, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया, ये पहला है। तो cells Yes, of sir. different tissues essentially require oxygen to generate energy and perform metabolic functions. अब ये तो पता होगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो बेसिकली ब्लड में जाती है, ब्लड के थ्रू जो फूड इंजेस्ट करते हैं हम लोग, फूड लेते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में क्या रहता है, ऑक्सीजन उसके साथ में कंबाइन होकर एटीपी प्रोड्यूस करता है, और वो एटीपी बेसिकली यूज होती है अपने जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है, डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट सेल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी जनरेट करता है मतलब। हाँ, तो जो इसमें डिफरेंट टिश्यूज हैं ऑल ओवर बॉडी में, उनको बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए रहती है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। तो जब इसमें रिड्यूस सप्लाई हो जाती है ब्लड ऑक्सीजन लेवल की, ठीक है, हेलो जी सर। ये और कोई है? जी सर, वो सबा सफा है। सबा शिफा सिस्टर से जो ना एक ही उससे ज्वाइन है, तो उनका शायद अच्छा। नेटवर्क का इशू, आवाज ठीक से नहीं आ। तो बेसिकली हाइपोक्सिया है, ठीक है, इज आल्सो ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एज सीन इन अनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, वेयर द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेबल कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लॉक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया को हम लोग बेसिकली ऐसे, जो ब्लड रहता है मेनली, जब हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो लंग्स के थ्रू ब्लड में इनकॉर्पोरेट होती है, ब्लड के साथ में बाइंड होती है। तो जब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की रहती है, ये जब रिड्यूस हो जाती है, तो इसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस हो गई, अगर हम लोगों ने इनहेल कर लिया, जैसे कहीं आग लग जाए तो धुआं हो जाता है, ठीक है, बंद कमरे में, तो फिर जो ऑक्सीजन इनटेक हम लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है उतनी इनटेक हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, वो हमारे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है लंग्स के थ्रू। इससे क्या रहता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो अपनी ब्रेक डाउन हो जाती है ब्लड की, ब्लड सेल्स की, तो वो उसको उतना कैरी नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या रहता है कि अपने जो होल बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिल पाता है। अब यही चीज होती है जैसे हम लोग हिली एरियाज में जाएं, पहाड़ वहाड़ में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड ज्यादा रहता है, तो उससे क्या रहता है, फेंटनेस आ जाती है। समझ गए? जी सर। यस सर। दूसरा है इसमें जो एक्वायर्ड कॉजेज है उसमें केमिकल्स हैं, तो केमिकल पॉइजनिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइन एनवायरमेंट, पॉल्यूटेंट्स क्या रहते हैं पता है? सर जी आपने हाइपोक्सिया तो समझ में, सर जी इस्चीमिया क्या है? ये इस्चीमिया और हाइपोक्सिया एक ही है दोनों। अच्छा। हाँ, उसमें ये है कि उसके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, ठीक है, हाइपोक्सिया में तो यही है कि ब्लड सप्लाई रिक्वायर जो रहती है वो ऑक्सीजन की कम हो जाती है, और सिमिलर कंडीशन रहती है इसमें इस्चीमिया में भी। मतलब बेसिकली दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों में यही है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो रिड्यूस हो जाती है। जी सर, कम हो जाती है। यस सर। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है ना सर कि रिड्यूस बॉडी सप्लाई टू द सेल्स आइसीमी ओ इस्चेमिया। हाँ, अब इसमें पॉलिटेंट्स क्या रहते हैं? अंकित, पॉलिटेंट्स क्या रहते? पॉल्यूटेंट्स सर पता नहीं मुझे सर। इन्वायरमेंट पॉलिटेंट्स जैसे नहीं होते हैं, जैसे अभी जब ये नहीं होता है, फ्लावरिंग टाइम आता है, जब पेड़ ये फूल या इनका पेड़ों का ब्रीडिंग सीजन होता है, या जो इन्वायरमेंट में जो एक्स्ट्रा जो नहीं
पॉलिटेंट्स जैसे मान लो वायरस हो गया या कोई भी ऐसी प्रोटोजोआ, फंजाई या बैक्टीरिया, ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट में बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो ये फ्लावरिंग के टाइम पे नहीं, जो पेड़ रहते हैं उनके जो बीज या सीड्स बोलते हैं अपन लोग, तो वो पूरे एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती हैं, फिर वो मेल से फीमेल प्लांट में ट्रांसफर होती हैं। वो किस जरिए से होती हैं, वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू ऐसे जाती हैं। तो कभी कभी क्या रहता है, हम लोग उसको इनहेल कर लेते हैं। तो जब इनहेल करते हैं तो किन्हीं लोगों को वो सीवियर एलर्जी कॉज कर देती है। उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं ये, ठीक है। तो इसमें केमिकल एंड ड्रग्स में आ जाएगा, जैसे केमिकल पॉइजन हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड्स। हाँ बोलिए। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, ये वाला केमिकल एंड ड्रग्स वाला। केमिकल एंड ड्रग्स में बेसिकली जो केमिकल पॉइजन हो गया, ठीक है, जो बेसिकली अब केमिकल पॉइजनिंग रहती है या मेटेलिक पॉइजनिंग नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई, लेड पॉइजनिंग हो गई, ये सब एक तरह से देखा जाए केमिकल पॉइजनिंग हो जाती है। और जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, जैसे माइक्रोपोर्स हो गए या स्पोर्स हो गए, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं कि ब्रीडिंग टाइम पे जो इसकी प्लांट्स की ब्रीडिंग टाइम रहता है या फसल के टाइम रहते हैं, तो इस टाइम पे क्या रहते हैं, जो उनके जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं या स्पोर्स बोलते हैं जिसको, तो वो फ्लाई करते हैं, तभी तो ये एयर के या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं ना। तो इसी टाइम पे क्या रहता है, हम लोग अगर उनको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रीथिंग तो हम लोग वैसे भी करते हैं, तो वही उसी इन्वायरमेंट में ये पॉल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जब इनहेल कर लेते हैं तो इससे क्या रहता है, एलर्जी कॉज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। हाँ बोलो। जैसे जब वो फसल कटती है तो उस टाइम पे इनहेल कर लेते हैं तो जुकाम वगैरह भी हो जाते हैं। हाँ वही चीज है, सिमिलर, मतलब इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स हो गई, ये एक तरह से देखा जाए तो पॉल्यूशन की तरह है। हाँ पॉल्यूशन की तरह ही मान लो। हाँ वैसे ये प्रेजेंट रहते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। तो ये क्या है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। जी सर ये जो मरकरी होता है सर, इसमें भी पॉइजन कर वो होता है कुछ ऐसे करके? हाँ मरकरी की पॉइजनिंग होती है, इसमें फिर एंटीडोट वगैरह लगते हैं। मरकरी पॉइजनिंग हो गई, लेड आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई, ये सारी पॉइजनिंग में ही आते हैं। जैसे अच्छा, कोई ये साइनाइड वगैरह है ना? साइनेट तो वो अलग हो गया, उसमें तो पता ही नहीं चलता, वो भी पॉइजन ही है एक तरह से, लेकिन उसमें वो उस तो केस एकदम में पॉइजन ही है। हाँ उसमें आदमी मतलब रिकवर नहीं कर पाता। लेकिन जो ये चीज है ना, इसमें ये रहता है, इसमें रिकवरी के चांसेस, जो सेल इंजरी में हम लोग पढ़े ना, रिकवरी और इरिवर्सिबल, जी जी रिवर्सिबल, वो चीजें हैं। जी सर अब जैसे हाइपरटोनिक ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स एंड थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन, इंजरी एंड डेथ। अब इसमें क्या रहता है, जैसे नार्कोटिक के जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं या अल्कोहल का इंटेक कर लेते हैं, तो कभी देखोगे कि इसकी भी पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, स्वेटिंग कॉज होने लगती है, या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेल उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते, और उसमें अल्टीमेटली क्या रहता है, सेल इंजरी कॉज हो जाती है। अब जैसे जो बंदा अल्कोहल इंटेक करता है, तो अल्कोहल मेनली जो इंटेक करता है उसमें क्या रहता है, उसमें बेसिकली ये रहता है कि जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसमें जो अल्कोहल जाती है स्टमक में, तो जो सेल्स है उससे हीट लिबरेट होती है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये डिहाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर जो है, वाटर को रिटेन नहीं करने देता है। अल्कोहल रहती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है सेल से, तो उसमें क्या रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कॉज होता है सेल्स में। ओके सर, समझे। तो ये केमिकल फैक्टर्स है, ये भी एक तरह से क्या कहते हैं, सेल इंजरी में सेल्स अडेप्ट नहीं कर पाती, तो सेल इंजरी कॉज हो जाती है इसमें, ठीक है। अब जो फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट्स फॉर सेल इंजरी आर मैकेनिकल ट्रॉमा। देखो रोड एक्सीडेंट्स आ गया, मैकेनिकल ट्रॉमा, जो मैं बताया था कि जैसे अगर चोट वोट लग जाए तो सेल इंजरी कॉज हो जाती है। तो ये भी एक तरह से सेल इंजरी में ही, इंजरी का ही पार्ट है। थर्मल ट्रॉमा, हीट एंड कोल्ड से जो हो जाते हैं, हीट बर्न होता है, कोल्ड बर्न होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी से पता है, इलेक्ट्रिसिटी से फिर उसमें क्या रहता है, जब वो सेल्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो वहां पे भी सेल इंजरी कॉज हो जाती है जब करंट वगैरह लगता है किसी को। रेडिएशन हो गया, अगर रेडिएशन कॉज हो रहा है, रेडिएशन की वजह से सेल इंजरी है, तो क्या रहता है, म्यूटेशन भी कॉज हो जाता है रेडिएशन की वजह से। तो उससे अल्टीमेटली क्या रहता है, कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस हो अल्ट्रावायलेट जाती है। वगैरह है ना। हाँ, उससे क्या रहता है, जो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन वेव्स रहती है उससे भी कैंसर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं। और रैपिड चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर ऑल वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑन सेल्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो Yes, गया या sir. एटमॉस्फेयर में चेंजमेंट हो गए हैं, या जैसे आप कहीं गहरी जगह में मतलब डाइविंग करते हैं, ठीक है, या स्विमिंग कर रहे हैं, तो वहां पे Yes. प्रेशर वेरिएशन आता है इनसाइड जी द सर। वाटर एंड Yes, अबव द sir. सरफेस ऑफ वाटर। तो वहां पे क्या रहता है, जो सेल्स हैं Yes, वो sir. कोरिलेट मींस उतना विथस्टैंड नहीं कर पाती है एक तरह से। नहीं कर तो वहां पाते पे सर। क्या रहता यस है, सर। उसमें भी सेल इंजरी कॉजेज हो जाती हैं। अब चौथा फैक्टर है माइक्रोबियल एजेंट। वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स रेंजिंग सच एज बैक्टीरिया, रिकेट्स, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, मेटल्स। अब ये देखो यहाँ पे मेटल की पॉइजनिंग है, ये जो एग्जांपल जी आया है सर। यहाँ पे, ये जी मेटल की मेटा पॉइजनिंग जो हो है ना जाएगी। सर, ये हाँ, मेटा जुआ। मेटा जो नहीं, नहीं वो मेटल तो जैसे प्रोटोजोआ है। आयरन। अब ये मेटल्स में हो गया, जैसे आर्सेन, ये लेड की हो गया, ये सारे मेटल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं एक तरह से। जी सर। आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती, फिर एंटीडोट वगैरह देते। पैरास एंड अदर पैरासाइट अफेक्ट द सेल इन वेरियस वे लीडिंग टू सेल डेथ। इसमें क्या रहता है, सेल डेथ कॉज हो जाती है। और कल इनका मैंने बताया था कि जो माइक्रोब्स वगैरह हो गया, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो लिविंग सिस्टम ही है एक तरह से। ठीक है, ये एक तरह से जो बॉडी में है, बॉडी के साथ में बाइंड अप करके जब आप इनको इनहेल कर लोगे या किसी भी जरिए से ये अगर बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये खुद का अंदर अपनी बॉडी से एनर्जी अपनी बॉडी के साथ में बाइंड अप करके खुद के प्रोटीन जो सिंथेसिस है इनका, वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या रहता है, ये एक तरह से होस्ट का काम करते हैं। होस्ट समझते हो? तो मतलब यस सर, जो लीड करता है ना होस्ट वगैरह। क्या होस्ट मतलब होस्ट मेहमान। बोले ना सर आप? होस्ट 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 अरे जो लीड होस्ट करता है सर, वो होस्ट हम लोग चीज को। बोलते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी। अच्छा समझे? जैसे ठीक है अभी सर। नहीं, कोविड का टाइम है, तो कोविड का जो वायरस है वो एक तरह से होस्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर ये अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। समझे? ये सारी जो रहते हैं इनको ओके होस्ट सर, बॉडी बोलते हैं, होस्ट सेल्स बोलते हैं। अब जो पांचवा ठीक है पॉइंट है, सर। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। द इम्यून सिस्टम वर्क इन द डिफेंस अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट, हेंस इम्यून रिस्पॉन्स reactions such as hypersensitivity reaction, anaphylactic reaction, autoimmune diseases may cause cell injury. अब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। अब जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया, मतलब बाहर का कोई भी पार्टिकल हो गया अननोन, जो हमारी बॉडी के लिए न्यू है, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से वर्क करता है डिफेंस करने के लिए, कि मतलब फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जब वर्क करता है तो इससे क्या रहता है, जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। देखोगे रैशेज वगैरह, नहीं, खुजली हो जाती है, दाने निकलना, फीवर आ जाना एक जी तरह जी जी। से। ये यस सर। फिलेक्टिक रिएक्शंस हो गए हैं, या ये सारी चीजें एक तरह से सेल इंजरी को कॉज कर देती हैं। अब यहाँ देखो, ये इसमें दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एन एलर्जेंस। समझे अंकित? जी सर सर। इसको एक बार रिपीट कर दीजिए आप, एनाफिलेटिक रिएक्शन, इसको एक बार अच्छे से समझा दीजिए सर। ये जो आप देखो, लिखे हैं ना वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ देखो, एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस क्या रहती हैं, जो एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती है बॉडी में। जब भी कोई मतलब फॉरेन का जो पार्टिकल है, मतलब बाहर से कोई भी अगर पार्टिकल बॉडी में गया है, ठीक है, तो उसके जी सर। अगेंस्ट में जी एक एक्शन प्रोड्यूस होगा।
रिएक्शन प्रोड्यूस होगी उसके एक्शन के अगेंस्ट में, ऐसे समझ लो। जैसे उसने कोई एक्शन बॉडी में प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उसके एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन एक प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो जो वो रिएक्शन जी। प्रोड्यूस होगी वही एक तरह से एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हो गई, ठीक है ना। ओके सर, जी सर। जो अपनी बॉडी को अब इसमें- रिकवर करने के लिए काम आएंगे, है ना सर? हाँ, ये मतलब अगेंस्ट में काम करती है, कोई भी फॉरेन जी। पार्टिकल है उसके अगेंस्ट में काम करेगी, जिससे क्या रहता है, वॉमिटिंग होने लगती है या स्किन रैशेस प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन अभी इस टाइम पे लगवा रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें वो तो देते फीवर, थे अब ज्यादातर फीवर वगैरह। फीवर आते हैं, किसी के रैशेज होते हैं, या किसी को मतलब जी। हल्का फुल्का एलर्जी टाइप की क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें एक तरह से देखा जाए एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। जी सर। अब जो सिक्स्थ है, इसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी causes cell death. A deficiency or an excess of nutrients may result in nutritional imbalance. Nutritional deficiency diseases may be due to overall deficiency of nutrition, starvation, protein, calorie. अब जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, इसमें बेसिकली क्या रहता है, जैसे हम लोग अगर खाना कम करते हैं, ठीक है, जितना हमारी बॉडी को इनटेक चाहिए है, तो उससे हम उसका आधे से भी कम खा रहे हैं। जैसे फास्टिंग व्रत रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहता है, खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या रहता है, जो बेसिकली हमारी न्यूट्रिशन जो नहीं हो सेल्स, पाता बॉडी के अंदर। हाँ, जो बॉडी की सेल्स हैं, तो उनको बेसिकली एनर्जी चाहिए फंक्शनिंग के लिए। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, जब खाना हम लोग खाते हैं, खाना खाने खाएंगे से। तो हाँ, खाने से क्या रहता है, जो ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट है, वो फूड के साथ में कंबाइन होकर उसका ब्रेक डाउन करके एटीपी लिबरेट करेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पता है? एडीपी? एटीपी। नहीं सर। आपने नहीं बताया जो। हाँ, अभी मैं बोल दिया हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार और बोल दीजिए सर, टाइप नोट कर लूं सर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके सर। तो ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में ये चीजें होती हैं, प्रोटीन कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉज हो गया न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से, जो सेल इंजरी कॉज करता है। सेवेंथ फैक्टर है अपना एजिंग। तो एजिंग में क्या रहता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल ओवर द ईयर मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एजिंग। अब जो एजिंग फैक्टर रहता है, एज के साथ साथ देखो कि स्किन जो रहती है वो लूजनिंग होने लगती है। स्किन रहती है उसमें क्या बोलते हैं उसको हम लोग, श्रिंकन नहीं होती है, मतलब ढीली टाइप की पड़ जाना एक तरह से। यस सर। हाँ, तो एजिंग में वही चीज होती है कि स्किन जो वगैरह रहती है, तो जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स सुने हो? नहीं सर। यस सर। एंटीऑक्सीडेंट, अरे सुने तो हैं एंटीऑक्सीडेंट वो। हाँ, बोलो। अरे सर वो पिछले उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे ना, थोड़ा बहुत नाम अच्छा। सुने हैं बस। हाँ, जो मेनली देखो, कोई भी डिजीज या कुछ भी कॉज होता है ना, तो मेनली जो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं, तो देखे होगे जो डॉक्टर के पास जाओ तो वो सप्लीमेंट्स में हम लोगों को दे देता है, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीविटामिन किस वजह से देता है, जी। क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, ठीक है, ये सारे विटामिन रहते हैं काफी सारे। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, ये सेल जो इंजरी कॉज होती है उसको, सेल्स को रिकवर करने में एक तरह से सप्लीमेंट या हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, अगर जैसे सुने होगे जो एजिंग फैक्टर रहता है, तो स्किन में जो नहीं सिकुड़न सी पड़ जाती है, तो काफी लोग रहते हैं उसको, हाँ, उसको रिमूव करवाने के लिए क्या करते हैं, थेरेपी का यूज करते हैं। तो थेरेपी में भी मेनली वो लोग कुछ नहीं करते, जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहती है उनका यूज वो लोग ज्यादा कर देते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, जो सिकुड़न रहती है स्किन की, वो एक तरह से रिमूव हो जाती है, समझे। तो एजिंग में क्या रहता है, ये स्किन चेंजेस वगैरह आते हैं, तो ये सब इसी मेनली इसी पर्पज से होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। अब इसमें जेनेटिक कॉजेज आ गए, जो सेकंड है, ठीक है।
इसमें जेनेटिक कॉजेज में जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जीन सुने हो, जीन्स? जी सर, जीन सुने हैं। हाँ, तो ये जेनेटिक कॉजेज के अंदर में इन्हीं में जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो जेनेटिक कॉजेज इसको कंसीडर करते हैं हम लोग। अब इसमें आ जाता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट। Development defects are group of abnormalities during fetal life due to error in morphogenesis. अब morphogenesis क्या है? जो morphology development, जैसे जो fetal रहता है, ठीक है, जैसे बिफोर बर्थ में जो डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं ना फीटल डेवलपमेंट के, जैसे पहले हार्ट बनता है या आई बनती है या बॉडी के कोई भी पार्ट डेवलप होते हैं, तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें जो एरर आ जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम में जो एरर आते हैं, इसी को हम लोग डेवलपमेंटल इफेक्ट्स बोलते हैं। समझे? जी सर। रवि, समझ में आया? यस सर, यस सर। Cytogenic defects. The chromosomal abnormalities are concerned abnormalities of chromosomes. It may be numerical or structural. The abnormalities occur due to increase or decrease in number of total chromosomes, known as numerical abnormality. अब जो क्रोमोसोम का पैटर्न समझते हो, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम का सेट होता है? नहीं है सर पता। हाँ, नहीं है सर, पता नहीं। ये तो यार 10th 12th की चीज है ना, बेसिक्स है ये पूरा। सर कौन 23 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और जो 23rd पेयर रहता है वही एक तरह से देखा जाए जो क्रोमोसोम का सेट रहता है, वही बेसिकली कंसीडर करता है जो मेल या फीमेल को, और जो ट्रांसजेंडर रहते हैं XX और XY वो। हाँ हाँ हाँ, वही यही जो सेट रहता है पेयर का, यही एक तरह से कंसीडर इसको ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब इनमें एक तरह से देखा जाए डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नंबर जो क्रोमोसोम का सेट पैटर्न है, या तो ये इंक्रीज हो जाए या ये डिक्रीज हो जाए, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई एक तरह से। समझे? जी जी सर। The abnormalities that occur due to changes in appearance of chromosome is called structural abnormalities. अब जो क्रोमोसोम का पैटर्न है या क्रोमोसोम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ गया, अब ये तुम्हारी जो ये जो भी पढ़ रहे हैं ना ये क्रोमोसोम का, ये तुम्हारा चला गया माइक्रो लेवल पे एक तरह से देखा जाए, जो सेल के भी अंदर का पार्ट है क्रोमोसोम। हाँ, तो जब उसके स्ट्रक्चर में, जैसे सेल के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो जाते हैं, तो सेल इंजरी हो गई। ठीक है, अब ये जेनेटिक कॉजेज में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो उसको बोल दिए स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है जी। अब सिंगल जीन डिफेक्ट, मेंडेलियन सिंड्रोम। सिंगल जीन डिफेक्ट को हम लोग एक और टर्म देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। हेलो? जी सर। हाँ, Yes, sir. पॉइंट म्यूटेशन तो सिंगल जीन डिफेक्ट है, इसको मेंडेलियन सिंड्रोम बोलते हैं। मेंडेलियन सिंड्रोम पता है, या मेंडेलियन पैटर्न? नहीं सर। नहीं सर, वो नहीं जानते सर। तो देखो, मेंडेलियन पैटर्न रहता है, जैसे कोई भी एक लड़का या लड़की है, ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली जो पेरेंट्स है, आधा जो क्रोमोसोम या जो मेंडेलियन सिंड्रोम होता है, जैसे आधा क्रोमोसोम रहता है डीएनए, फादर का आधा रहता है मदर का, तो उससे क्या रहता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो जैसे कभी हम लोग जैसे डीएनए टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो किसी भी चाइल्ड का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें क्या रहता है, उसके मदर और पेरेंट्स का, ठीक है, मदर और फादर का हम लोग डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं, तो उससे क्या रहता है, डीएनए सीक्वेंसिंग मैच हो जाती है, क्योंकि हाफ पार्ट जो डीएनए का है वो उसके अंदर मदर का, हाफ पार्ट है फादर का। तो इसी को जो ये इनहेरिट होता है, मतलब हाफ पार्ट जो आया है वो आया मदर से, हाफ पार्ट आया उसके मतलब फादर से, तो ये एक तरह से मेंडेलियन पैटर्न बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये एक ट्रांसफर हुआ या इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में।
समझ गए? जी जी सर। हाँ, इसको बोलते हैं मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड आर कॉल्ड एज मेंडेलियन सिंड्रोम और डिसऑर्डर। जब इसमें डिफेक्ट्स कॉज हो जाते हैं, जैसे जो पैटर्न है, मेंडेलियन पैटर्न है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मदर टू मदर फादर से जो चाइल्ड में है, वो जब इसमें नहीं हो पाता है, ठीक है, मेंडेलियन पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मेंडेलियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। अब इसमें क्या रहता है, म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसका दूसरा नाम भी है पॉइंट म्यूटेशन। जब एक जो सिंगल जीन रहता है क्रोमोसोम में, जो एक सिंगल जीन है, ठीक है, तो उसमें जब ये कॉज हो जाता है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं या सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है ना। जी सर। फोर्थ है इसमें डिसऑर्डर्स विद मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेशंस। These are the concern of multiple genes in combination with lifestyle and environmental factor condition caused by many contributing factors are called complex or multifactorial disorders. Example, heart disease, diabetes, obesity. समझ में आ गया? ये तो easy है, कुछ नहीं है इसमें। जो लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे शुगर का इंटेक इंक्रीज कर देते हैं तो डायबिटीज कॉज हो जाती है, ठीक है, या अदर चीजें हम लोग फैटी डाइट ले रहे हैं तो उससे ओबेसिटी कॉज हो जाती है। तो ये एक तरह से इनहेरिट किया है, मतलब ये नेचुरली नहीं आया, ये हम लोगों ने एक्वायर्ड कर लिया, उसको इनहेरिट कर लिया है इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो उससे क्या हार्ट डिसीजेज हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक कॉज हो जाते हैं, हाइपरटेंशन वगैरह ये सब। हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें जो है ये हम लोगों ने इनहेरिट कर दी है। इसका कोई भी ऐसा कॉज नहीं है, ये एक तरह से जेनेटिक कॉज के अंडर में आ गया, बेसिकली ये है नहीं, मतलब हम लोगों ने इनहेरिट किया है, ठीक है ना। जी सर, ये तो जेनेटिक ही होता है सर मैक्सिमम। नहीं, जेनेटिक नहीं होता, क्योंकि सेवरल केस में अब ओबेसिटी है, मान लो मेरे कोई भी मेरा भाई है या कोई भी है, ठीक है, वो अगर मोटा ओबेस है तो जरूरी नहीं कि मैं भी मोटा हो जाऊं, ठीक है, ये एक तरह से एक्वायर्ड किया जाता है। और हार्ट डिसीज रहती है, किसी को हार्ट डिसीज होती है, किसी को नहीं होती है। डायबिटीज है, सर्टेन पीपल्स में डायबिटीज होती है, सर्टेन में नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हाँ, जब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के कॉजेज आते हैं तो उस टाइम पे जो दवाई लेने जाओ ना डॉक्टर के पास, तो वो पूछता भी है एक बार कि कहीं पे मतलब आपके पेरेंट्स या गार्जियंस को हार्ट डिसीज या हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं है, वो ऐसे पूछता है, तो वो कोरिलेट करता है एक तरह से कि बाई चांस इसमें म्यूटेशन कॉज हुआ हो, ठीक है, तो वो जीन जो है वो जीन सप्रेस रहता है, किसी किसी में वो जीन सप्रेस रहता है, किसी में वो सप्रेस नहीं रहता, तो वो डिसीजेस कॉज क्रिएट कर देता। ओके तो सर। ये कॉजेज, हाँ ये कॉजेज हो गए अपने, ठीक है। जी सर। स्क्रीन यार कहाँ से आएगी पूरी? एक मिनट रुकना यार, स्क्रीन नहीं आ रही। जी सर। इधर तो दिख रहा है सर। सर एक्चुअली में मेरे इस पे लैप ही पे वो मिनिमाइज हो गया है, तो वो आ नहीं रहा। रीलोड कर दो सर एक बार। अच्छा, ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को पीडीएफ? यस सर। तो इसमें देखो, इसमें ये नोट्स हैं, ठीक है, तो इसमें इसके जो सेल इंजरी के कॉजेज है ये हम लोगों ने एक्वायर्ड हो गया और जेनेटिक कॉजेज हो गए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब आएगा मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, मतलब सेल इंजरी की मैकेनिज्म्स क्या रहती है, किस वजह से सेल इंजरी रहती है। तो इसको बेसिकली पैथोजेनेसिस, ठीक है, डिसीज,
पैथो दो टर्म से, पैथोजेनेसिस है वो दो टर्म से बन के बना है, पैथो और जेनेसिस। पैथो का मतलब हो गया डिसीज और जेनेसिस का मतलब हो गया क्रिएशन। पैथो पैथोलॉजिस्ट होता है, जैसे डॉक्टर रहते काफी सारे, वो पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, मतलब डिसीज डिटेक्ट करने यस सर, वाले या डिसीज जो रहती है उसको वो लोग डिटेक्शन, यस आइडेंटिफाई सर। करते हैं, उसके हाँ ट्रीटमेंट्स वगैरह ढूंढते हैं। तो जो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है, ठीक है, जो सेल इंजरी में जो कॉजेज होते हैं, जैसे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, सेल इंजरी जो कॉज करने की मैकेनिज्म है वो बेसिकली ये देखो, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है। सेल मेम्ब्रेन पता है अंकित या रवि? नहीं सर। तो अच्छा, जो ह्यूमन और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या रहता है प्लांट सेल्स में? नहीं पता? नहीं बता सकते सर, नहीं। सेल वॉल का डिफरेंस रहता है, बाकी और भी रहते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज कल मैंने बताया था ना, तो सेल ऑर्गेनेलीज भी जो प्लांट सेल्स की रहती है उसमें वेरिएशंस रहते हैं, बट बेसिकली जो मेन डिफरेंस रहता है वो सेल वॉल का रहता है। एनिमल सेल्स या जो हम लोगों की सेल्स हैं, हम लोगों में सेल वॉल नहीं रहता है, जो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, उसमें सेल वॉल रहती है, ठीक है ना? जिसे सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के ऊपर से जो परत होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है हम लोगों में भी और एनिमल प्लांट्स में भी, ठीक है। जी सर। एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहती है, प्लांट्स में भी रहती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहती है, जी सर। जी सर। ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, इसमें देखो ये एक सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, राइबोसोम डैमेज हो गया, न्यूक्लियर डैमेज हो गया। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से जो सेल स्क्रीन इंजरी नहीं है आ, नोट्स नहीं दिख रहे सर। अंकित दिख रहा है तुमको? जी सर, दिख रहा है। नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। अरे सर, सर केवल एक ही स्क्रीन दिखाई दे रही, बस वो जो मतलब आप पेज खोल रहे थे ना, हाँ पैथोजेनेसिस PDF आर आर एन पी का, बस उसके अलावा और हाँ, कुछ नहीं दिख रहा सर। अच्छा कोई PDF है सर, जहाँ पर PDF वाली फाइल वो पेज खुला है। सिग्नल नंबर हाँ वगैरह ये सर, दिख। अब अब दिख रहा है सर। हाँ सर अब आ गया। में क्या है ना, मेरी ये स्क्रीन नहीं इसमें आ रही है। दिखाई दे रहा ना अंकित? जी सर, दिख रहा है। तो जो पैथोजेनेसिस है, ठीक है, वो दो टर्म से मिलके बना है, पैथो और जेनेसिस। पैथो का मतलब है डिसीज, बीमारी, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब है क्रिएशन, कोई भी नई चीज बनना, ठीक है ना। तो इसको टोटली टर्म दोनों को मिला के बोल देते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस इज ए बायोलॉजिकल मैकेनिज्म विच लीड टू डिसीज स्टेट, मतलब ये एक तरह से बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि एक डिसीज की तरफ में या बीमारी को उत्पन्न करने में, ठीक है, या बीमारी के कॉज के लिए ये एक तरह से इसको टर्म दे देते हैं, इसकी मैकेनिज्म है। इट इज द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए डिसीज। इसको पैथोजेनेसिस है, इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं ओरिजिनेशन, ठीक है, या पैदा या फिर डेवलप करना, ठीक है ना, जी कोई सर। भी बीमारी के लिए। द पैथोजेनेसिस ऑफ ए डिसीज इज द बायोलॉजिकल mechanism or progress of disease showing its morphological feature or that leads to the disease state। अब जो पैथोजेनेसिस है वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, जो धीरे धीरे एक तरह से डिसीज की स्टेट में हम लोगों को लेके जाएगा, या जो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे डिसीज के, ठीक है। तो जी ये सर। पूरी एक डेफिनेशन हो गई पैथोजेनेसिस की। जी। अब जो पैथोजेनेसिस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, टिश्यू ब्रेकडाउन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेल इंजरी की तरफ हम लोगों को लेके जाएगा, सेल इंजरी कॉज करेगा।
अब इसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन डिजीजेज आर जी, लाइफ सर। थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स व्हिच आर जेनेटिक इन नेचर। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब हो गया डेडली या फिर खतरनाक, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन की डिसीजेज हैं वो एक तरह से डिसऑर्डर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जो कि जेनेटिक जो डिसीजेज होती हैं उसके बेसिस पे भी हम लोगों को उस तरफ भी ये लेके जाता है, ठीक है ना। They usually work against protein in the body which are important for ion channel and various receptor within the membrane. अब जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज जैसे हो गया बॉडी में, ठीक है, तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो क्या है, जो आयन चैनल्स पता है, आयन चैनल या नहीं मालूम। रिसेप्टर हो गए। देखो जैसे कोई भी मूवमेंट रहता, ठीक है, मसल्स का हो गया या कोई भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, या ब्लड प्रेशर ही अपना अगर इंक्रीज होता है तो उसमें आयन चैनल मेनली जो रोल होता है वो प्ले करता है। जैसे कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स हो गया, पोटेशियम आयन का आउटफ्लक्स हो गया, ये जी चीजें सर, पढ़ी जी होंगी सर। शायद। हाँ सर, पढ़ी है जी। तो हाँ, तो ये मेनली जो है ये चीजें कॉज करवाते हैं, जैसे मसल मूवमेंट हो गया या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, ये बेसिकली टोटल है ये आयन चैनल्स की वजह से होता है। जी तो सर। जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जी परत जो अभी बोले थे, ठीक है, जी सर। जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज है उसमें जो आउटर लेयर है सेल की वो डैमेज हो जाती है। तो जब वो डैमेज हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या कोई भी जो सेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, ठीक है ना। कल मैं बताया था सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। तो जब याद है कि नहीं याद है, कौन सा क्या सेल? सेल ऑर्गेनेलीज सर आपने बताया तो था लेकिन वो याद नहीं है। तो सेल ऑर्गेनेलीज में बेसिकली आ जाते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, हाँ हाँ सर, और जो राइबोसोम वगैरह। साइटोप्लाज्म में बेसिकली फ्लोट करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो एक तरह से जो सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग जैसे अपने स्किन है, ठीक है, तो ये एक जी तरह से सेल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, ऐसे समझ जी। लो, ठीक है ना। तो जब इसको हाँ हम लोग निकाल देंगे या इसमें कोई डैमेज हो जाएगा, ठीक है, फिजिकली या जैसे भी डैमेज हो गया सेल मेम्ब्रेन में, अपनी स्किन है इसमें, ये सेल मेम्ब्रेन इसको कंसीडर कर लो। अब इसमें कोई डैमेज हो गया तो अंदर का जो पार्ट है वो एक तरह से क्या है, आउटर में विजिबल हो गया, ठीक है ना। जी सर। जी हाँ सर। अंदर का जो पार्ट है वो हम लोगों को विजिबल हो गया कि हाँ ये अंदर का पार्ट है, फिर क्या रहता है उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, समझे। जी सर। नहीं सर, नहीं आया। सेल मेम्ब्रेन समझ में आया, नाम इन लोगों के नाम नहीं पता मेरे को। सेवा सफा है सर उनका नाम। क्या? सेवा सफा। अच्छा, सवा से तो। तो आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन पता है? हाँ सर। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जो अपनी बॉडी पे स्किन है, ठीक है, उसको एक तरह से सेल मेम्ब्रेन कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग, मतलब सेल मेम्ब्रेन मान ले रहे हैं। तो जब सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब बॉडी अपनी हो गई वो सेल मेम्ब्रेन, बॉडी की स्किन है, ठीक है, स्किन है जो वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो जब सेल मेम्ब्रेन है, स्किन को हम लोग रिमूव कर देंगे तो अंदर के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो विजिबल हो जाते हैं, तो उससे क्या रहता है, ब्लड निकलता है, ठीक है, फ्लैश हो गया, या फिर उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी चीजें इजिली विजिबल हो जाती हैं हम लोगों को। तो ऐसी जो सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में जब कोई भी डैमेज कॉज हो जाता है, ठीक है ना, तो डैमेज कॉज होगा तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी, मतलब टूट जाएगी या निकल जाएगी, जो भी समझ लो, ठीक है ना। तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज कॉज हो गया तो जो सेल ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या जो भी अदर चीजें हैं सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हो गया है, जो भी है, तो वो एक तरह से क्या है, डायरेक्टली इन्वायरमेंट के उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना, कांटेक्ट जी सर। में। तो उससे क्या रहता है, जो बेसिकली अपने जो सेल्स हैं उसमें जो आयन चैनल्स रहते हैं, जो कैल्शियम आयन चैनल हो गया या पोटेशियम आयन चैनल हो गए, ठीक है, तो ये जब मूवमेंट होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट, जैसे उसमें
रिकवर करती क्या? नहीं रिकवर नहीं करती है। जो आयन चैनल्स रहते हैं, कैल्शियम आयन चैनल हो गया, पोटेशियम आयन चैनल हो गया, तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ये चैनल्स क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। ये इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, मतलब जैसे ऐसे रहता, 3 कैल्शियम के आयन बाहर गए तो 5 पोटेशियम के आयन अंदर आए, तो एक इम्पल्स जनरेट होती है, आप मूवमेंट जनरेट होगा बॉडी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल में। तो एक तरह से एनर्जी, बेसिकली बोल सकते हैं एनर्जी का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है इससे, तो ये क्या रहता है, ये उसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज से ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कॉज हो जाती है। जी सर, जी सर, और जो रिसेप्टर्स रहते हैं, रिसेप्टर भी मैं कल बताया था, बताया था सर। रिसेप्टर्स जो रहते हैं वो सेल्स पे ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो जो रिसेप्टर है उनकी भी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है। कल मैंने जो स्वेटिंग का एग्जांपल बताया था, सेंसर को बोलते हैं ना सर रिसेप्टर? नहीं वो अलग हो गया, रिसेप्टर अलग हो गया। रिसेप्टर में क्या रहता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक और प्री गैंग्लियोनिक वो रहते हैं, ठीक है ना। तो जब उसमें एसिटिल कोलिन हार्मोन का सीक्रेशन होगा, फिर वो एक तरह से एक्शन रिसेप्टर पे जाएगा, वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स के थ्रू नहीं बताया था कि स्वेटिंग ग्लैंड ओपन हो जाएंगे, स्वेटिंग कॉज होगी। जी जी। हाँ, तो कल वही चीजें मैं बताया था। तो यही है कि वेरियस रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो ये रिसेप्टर्स हैं, ये भी काम नहीं करेंगे प्रॉपरली, ठीक है ना। जी सर, जी सर। So these diseases operate either by disrupting the normal function of the cell। अब देखो इसमें बताया है, जब कोई भी डिसीज क्रिएट होगी जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा, तो उससे क्या रहती है, जो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती है। मतलब सेल जो नॉर्मल तरीके से काम करनी चाहिए वो काम नहीं करती है, ठीक है ना। और by simply affecting the cell membrane, many of these disorder contain other components। following are some of the important disorder related to cell membrane। अब ये कुछ disorder है, देखो सेल membrane डैमेज होती है तो ये पर्टिकुलर disorder है कुछ जो कॉज हो जाते हैं। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, समझ में आ रहा है इतना कि नहीं? जी सर, आ रहा है। पक्का? हाँ सर, आ रहा है। मैं संडे या सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा इस पे, ठीक है जी ना। सर। एमसीक्यू बेसिस रहेगा और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग मतलब 1 यूनिट या हाफ यूनिट, इसमें शायद 2 पोर्शन है फर्स्ट यूनिट में, हाफ हाफ जी। है, नेक्स्ट में इन्फ्लेमेशन है। तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो इस पार्ट का हम लोग वो लेंगे एमसीक्यू टेस्ट। तो ये डिसऑर्डर है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज इज एन infant respiratory distress syndrome in premature infant। अब इन्फेंट जो रहते हैं, जैसे ये जो डिसीज है, ठीक है, ये इन्फेंट में इन्फेंट मतलब समझते हो, बच्चे, छोटे बच्चे जो, शिशु। हाँ शिशु, छोटे बच्चे रहते हैं 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक, इनको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, रेस्पिरेटरी एक डिफेक्ट कॉज हो जाता है जो प्री मैच्योर बेबी या इन्फेंट रहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या रहता है, जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन रहता है, जो एरिया रहता है, ठीक है ना, लंग्स में जो एलुलाई और ये सब पड़े होगे ना, एलुलाई वगैरह, ये लंग्स के पार्ट रहते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनटेक किए तो एयरवे के थ्रू जाता है एलुलाई में। एलुलाई में क्या रहता है, लार्ज सरफेस एरिया, छोटे छोटे वैक्यूल्स टाइप के रहते हैं। तो वहां पे लार्ज सरफेस एरिया रहता है, वहां से क्या रहता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, ब्लड में एक्सचेंज होता है। और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है ना, उसका आउटफ्लक्स होता है वहीं से। तो वो एक तरह से बैरियर का काम करती है। तो इस डिसीज में क्या रहता है, जो प्री मैच्योर इन्फेंट बेबीज रहते हैं, ठीक है ना, उसमें जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट एरिया रहता है उसमें ही उसके स्ट्रक्चर में ही कॉजेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर उसके उसमें ठीक तरह से नहीं होता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें डिफेक्ट्स कॉज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है, जो लंग्स रहते हैं, ठीक है, उसमें जो एक्सचेंज रहता है O2 का और CO2 का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या रहता है, इम्प्रॉपर ब्रीथिंग
या फिर सेल डेथ भी एक तरह से, या सेल इंजरी बोल लो उसको। सेल इंजरी कॉज होती है जिससे इम्प्रॉपर ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। Alzheimer's disease, it is a chronic neurodegenerative disease that usually starts slowly and worsen over time. अब ये जो अल्जाइमर की डिसीज सुने होगे तुम लोग, मेनली आता रहता, सुने हो अंकित, रवि? नहीं सर। अल्जाइमर डिसीज नहीं होता कि मतलब जैसे कोई धीरे धीरे भूलना स्टार्ट करता है, फिर और लास्ट में जाके इतना रहता है उसको कुछ याद ही नहीं रहता है। मेंटल डिसऑर्डर सर। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर ही है, अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं। ये क्रोनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या रहती है, नर्व सेल्स है ना, जो नर्व रहते हैं अपने, ठीक है, नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स रहते हैं, तो वो जी क्या रहता है, जो न्यूरो मटेरियल रहता है अपनी बॉडी में, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, ये जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते जी हैं ब्रेन तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या रहता है, धीरे ओके धीरे मेमोरी लॉस होता है, और वो टाइम के साथ में इतना इंक्रीज हो जाता है कि जो भी है, जिसको भी ये डिसीज रहती है उसको कुछ याद ही नहीं रहता है, और ये धीरे धीरे जी ये वर्ष होती जाती है। मतलब इसमें क्या रहता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज ही होती जाती है, इसकी जो कंडीशन रहती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ हाँ मेंटल सर सुने एबिलिटी। हैं अल्जाइमर। हाँ, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी विच इज सीवियर, ठीक है। ये धीरे धीरे इसमें क्या रहता है, मेंटल एबिलिटी जो रहती है, सोचने समझने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। क्षमता डेली खत्म हो लिविंग में जाते हैं। जो भी, हाँ, डेली लिविंग में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे खाना खाना है तो वो खाना खाना भूल गए, या कुछ और काम कर रहे हैं वो काम करना भूल गए, धीरे धीरे ये क्या रहता है, और एक्सटेंड होती जाती है, वर्स होती जाती है। अब इसमें क्या रहता है, जो अल्जाइमर डिसीज है, इसमें जो ब्रेन रहता है, ठीक है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड अल्टरेशंस हो जाते हैं, तो इसमें जो ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, जो ब्रेन की ब्रेन सेल्स रहती हैं, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रहते हैं, जो कि एक तरह से नर्व्स में काम करते हैं सिग्नल पहुंचाने का और लाने का, ठीक है ना। अपने नर्वस जी सिस्टम का काम क्या होता है बेसिकली, कोई भी बॉडी पार्ट से सिग्नल, जैसे अगर उंगली गर्म पानी में डाल दिए तो वो एक तरह से पार्ट तो जाता है ब्रेन नर्वस तक, सिस्टम हाँ से, ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन ब्रेन तक उसके लिए पहुंचाने का। एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जो जी ये फंक्शन रहते हैं ब्रेन सेल्स के, वो खत्म हो जाते हैं एक तरह से। और जो इनफ्लक्स या ओके आउटफ्लक्स रहता है आयंस वगैरह का, जो कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन बना है, इसको भी एक तरह से मतलब डैमेज कर देता है, इसको नहीं होने देता है। नेक्स्ट है सिस्टिक ओके फाइब्रोसिस। It is a disease which brings about an excessive production of fluid in the lung due to a defective calcium ion channel. देखो इसमें मेनली यही चीज रहती कि जो जितने भी अपनी फंक्शनिंग रहती है बॉडी में, उसमें अलग अलग सेल्स जो है पार्ट के, जैसे हाथ में हो गया या पैर में हो गया, हार्ट में हो गया, तो इसमें क्या रहता, मेनली जो है आयन रहते, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम आयन, इनका ही रोल है पूरी बॉडी में। यही इनका ही इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है, उससे क्या रहती है, जो भी सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे इसी के ही बेसिस पे। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में यही रहता कि जो लंग्स है, ठीक है ना, लंग्स तो एक बड़ा पार्ट हो गया, और उसमें क्या रहता, अंदर एल्वुलाई रहते, जो जी कि एक तरह से एक्सचेंज का काम करते हैं, O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, समझे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें क्या रहता है, जो एल्वुलाई सैक रहते हैं उसमें फ्लूइड या पानी भर जाना है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे नहीं बोल रहे थे कि लंग्स में पानी भर जा रहा है या निमोनिया हो गया एक तरह से। जी 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 हाँ, तो ये मेनली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें यही चीज होती है कि इसमें जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है लंग्स में। और ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन चैनल्स रहते हैं उसमें डिफेक्ट कॉज हो जाता है। ओके अब ये जो कैल्शियम आयन चैनल है, इनमें एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन जो लंग्स में है, ठीक है ना, एल्वुलाई की सेल मेम्ब्रेन है या सेल है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग के लिए काम करती है, उसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या रहता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है लंग्स में। तो उससे
क्या रिजल्ट आता है कि इम्प्रॉपर ब्रीथिंग होने लगती है और अल्टीमेटली क्या रहता है, सेल डेथ हो जाती है। पर्सन जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो SpO2 लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो धीरे धीरे जब SpO2 लेवल ऑक्सीजन की सप्लाई या बॉडी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। यस सर। Duchenne muscular dystrophy. This disease affect dystrophin. ठीक है, it is a rod shaped cytoplasmic protein. यहाँ देखो दिख रहा है ये कि नहीं? डचन यस क्या सर, यस होता सर, दिख रहा है। इट इज अ रॉड शेप। हाँ, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड ए वाइटल पार्ट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली क्या है, एक रॉड शेप प्रोटीन रहती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस रहती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। तो इस डिसीज में क्या रहता है, जो ये प्रोटीन है, ठीक है, ये डिसीज इसको अफेक्ट करती है। तो इससे क्या रहता है, ये जो मसल सेल्स रहती हैं उस पे डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। दैट कनेक्ट द साइटोस्केलेटन ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है ना? सर ये ड्यूशेन क्या होता है? ये उसका नाम है डिसीज का, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखो ना, पूरा एक कंबाइंड नेम है इसका। जो ये है डिसीज है, इसका पूरा एक डिफेक्ट है, इसका नाम है ये पूरा। तो इसी में ही क्या रहता है, इस डिसीज के अंदर में ये वाली प्रोटीन रहती है जो कि रॉड शेप साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन रहती है। साइटोप्लाज्म में जो mRNA या RNA का जो प्रोटीन रहता है, सिंथेसिस रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है ना? तो ये यहीं से होती है। तो ये क्या रहता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहती है। तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है जो साइटोस्केलेटन्स रहते हैं, स्केलेटन मसल्स, मस्कुलर मसल्स के अंदर स्केलेटन वो है ना, हड्डियां, बोन्स, ठीक है ना? स्केलेटन जो है अपना, उसको कनेक्ट करती है मसल फाइबर से। मसल्स फाइबर्स पड़े होंगे जिसमें कि मसल्स का मूवमेंट होता है, उन्हीं फाइबर्स के थ्रू में मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो वो उसको कनेक्ट करती, तो बेसिकली इस डिसीज में इसको ये अफेक्ट कर देती है। अब इसमें आ गया अपना नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, तो मैं बताया था। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? नहीं पता? नहीं सर, ये नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सर ये माइंड में रहता ना? माइंड में नहीं, सेल्स में प्रेजेंट रहता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या मतलब, क्या फंक्शन क्या रहता है, इसको बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। सर ये आवाज बहुत आ रही किसी चीज की। अरे यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा। हाँ जी सर, अब बोलिए। हाँ बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं हम लोग? सर सेल का पावर हाउस बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब सेल्स को बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसमें देखो ऊपर जो पार्ट है ये कुछ नहीं, वही माइटोकॉन्ड्रिया का बताया हुआ है। तो बेसिकली जो डैमेज है उसको कवर करेंगे यहाँ पे। जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैन लीड टू डिजीज व्हिच आर टुगेदर टर्म्स एज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है जब पावर हाउस ऑफ द सेल डैमेज ही हो गया है। जैसे एक घर पे किसी की लाइट नहीं आ रही है, पावर हाउस ही उसका नहीं प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसमें डैमेज होगा तो लाइट कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो फैन या अदर चीजें कहाँ से चलेंगी। तो बेसिकली ऐसे ही सेल्स में रहता है कि जब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है तो पावर नहीं मिलती है, ठीक है ना, सेल को। तो ये क्या रहता है, इसमें एक डिसीज क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है एवरी, मतलब हर एक बॉडी में पाई जाती है, ह्यूमन बॉडी के, मतलब हर एक सेल्स में पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल सेल में हर इंडिविजुअल सेल्स में इंडिविजुअल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो कि पावर हाउस की तरह एक्ट करता है और सेल को फंक्शनिंग में वर्क करता है।
अब जो ह्यूमन बॉडी में स्पर्म और जो आरबीसी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अलावा पूरी ऑल ओवर बॉडी में जितना भी सेल्स हैं वहां पे सब में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू एटीपी। देखो आ गया यहाँ पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल की एनर्जी रहती है ये एटीपी में इसको कन्वर्ट करता है। ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। जी सर। Therefore, they are called as the powerhouse of the cells. Sometimes mitochondrial diseases are caused by mutation in the mitochondrial DNA. अब अपनी जो बॉडी है वो बेसिकली उसमें क्या रहता है, डीएनए। डीएनए से क्या रहता है, सेल्स डेवलप होती हैं। सेल्स में क्या रहता है, अपना साइटोप्लाज्म हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है उसमें कभी कभार क्या रहता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है। म्यूटेशन कैसे कॉज होता है, म्यूटेशन मतलब समझते हो, या म्यूटेशन क्यों कॉज होता है? सर एनर्जी कम मिलती है म्यूटेशन में। क्या एनर्जी कम मिलती है, वो न्यूट्रिशन होता। नहीं, वो न्यूट्रिशन होता है। म्यूटेशन पूछ रहा, म्यूटेशन क्या होता है? नहीं पता? नहीं सर। म्यूटेशन एक तरह से बोल दिया जाए, जैसे मिट्टी ले लो, ठीक है ना। मिट्टी एक पर्टिकुलर, मान लो हमने बॉल की शेप में है, फिर उस पर अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या रहता है, जो सेल्स रहती हैं, सेल के अंदर जो डीएनए रहता है, ठीक है, तो म्यूटेशन में क्या रहता है, जैसे रेडिएशन हो गया, ठीक है ना, हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, या जो भी इन्वायरमेंट के अदर फैक्टर्स हैं, या कोई बाहर की जो पैथोजन है वो बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो गई है, उससे क्या होता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है। वो सेल का जो डीएनए रहता है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। उसकी वजह से क्या रहता है, जो सेल की फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। समझ गए? अंकित समझे? रवि जी सर। बोलो। यस सर, क्लियर है सर। अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज रहती है, ठीक है, वो म्यूटेशन की वजह से क्या रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है, उसमें चेंजमेंट आ जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल्स में प्रेजेंट है, उसका भी एक पर्टिकुलर डीएनए रहता है, उसमें म्यूटेशन की वजह से क्या रहता है, उसमें चेंजमेंट्स आ जाते हैं। तो वो क्या करता है, पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को कॉज कर देता है, ठीक है ना। एट अदर टाइम्स दे आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ ए न्यूक्लियर डीएनए। अब न्यूक्लियर डीएनए क्या रहता है, सेल्स रहता है, उसमें डीएनए तो प्रेजेंट रहती है हर एक सेल्स में, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जब म्यूटेशन हो जाता है जीन्स में, तो उस हेलो जी सर। तुम लोग थक गए लग रहा। नहीं सर, नहीं थके। बोल ही नहीं रहा यार कोई। बस थोड़ा और बचा है। नहीं नहीं सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज हैं, वो बेसिकली जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में चेंजेस आएगा, ठीक है, म्यूटेशन के जरिए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को कॉज कर देता है। और जो म्यूटेशन एक तरह से देखा जाए, जब जीन्स में म्यूटेशन हो जाए या डीएनए में म्यूटेशन हो जाए, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो म्यूटेशन इन जीन्स या जो कि न्यूक्लियर डीएनए हो गया, ठीक है ना। डीएनए एक तरह से पार्ट है, उसमें जीन्स हो गए, तो जब जीन में डिफेक्ट आएगा। हेलो सर। हेलो अंकित जी हाँ बताओ। आवाज नहीं आई सर की? आवाज नहीं आ रही हमारे पास भी नहीं आ रही। और ये आवाज किस चीज की आ रही सबसे भयंकर? रुक जाओ तुम। हेलो रवि सर।
अब आ रही है आवाज अभी तुम्हें? रवि सर नहीं अब नहीं यार, भयंकर आवाज आ रही थी। आ रही